नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जो जीएस का मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे और यहाँ पर सभी जो है 38 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे हम अपने पहले प्रश्न से कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी कि ऊष्मा का हस्तांतरण होता है उसकी प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन और चालन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि चालन के द्वारा जो है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण और जेट इंजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि जेट इंजन का निर्माण जो है वह फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि चांदी जो है वह सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो आप सभी मित्र इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। और आइए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जातक कथा संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से और गांधी जी से। तो दोस्तों जो जातक कथाओं का संबंध वह जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी से है। और साथ में जो जातक कथाएं हैं उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। और इनमें जो 35 कहानियां गौतम बुद्ध जी से संबंधित हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास और वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रामायण ग्रंथ के रचयिता जो है वह महर्षि वाल्मीकि हैं। और बाकी जो रामचरितमानस है उसके रचयिता जो है वह तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, सोडियम और हीलियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कक्षीय तापमान यानी कि सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि CH3 COO CH2CH3 का सूत्र है यानी कि ब्यूटेनाइक एसिड का, मिथाइल एथेनोएट का, एथिल एथेनोएट का और प्रोपेनोइक अम्ल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि एथिल एथेनोएट का जो रासायनिक सूत्र है वह CH3 COO CH2 CH3 है। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। और तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प सी यानी कि एथिल एथेनोएट। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग धीरे धीरे समाप्त करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है दोस्तों 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। छत्रपति शिवाजी किस मराठे घराने से संबंधित थे? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और भोसले। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि छत्रपति शिवाजी जो है वह मराठा घराने से जो उनका संबंध था उस घराने का नाम भोसले था। छत्रपति शिवाजी भोसले राजघराने से संबंधित थे और छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक मराठा राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और श्री नारायण गुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महात्मा गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या जिसे हम हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में दिल्ली में की थी। और वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो हरिजन नामक जो पत्रिका है वह दोस्तों कौन प्रकाशित किया था? वह जो है हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला पहला भारतीय कौन है? TS सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गांगुली वल्लभाचार्य और पंडित राम अवतार शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किशोरी मोहन गांगुली हैं। तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू धाबी, कोणार्क और धारचूला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है वह कोणार्क में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो आप जो यह फैक्ट याद रखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है और इसका निर्माण जो है वह गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? यानी हमें उस शाखा का नाम बताना है जो आंत के साथ डील करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसे हम स्प्लैंकोनोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की स्प्लेंकेनोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, बेरी रोग, रात्रि अंधित्व और पेलाग्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी, रात्रि अंधत्व। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? वह विटामिन ए पाई जाती है। और हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है जिससे रात्रि अंधत्व यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य का नृत्य है। RER यानी कि रेरा शब्द का पूर्ण रूप है यानी कि इसका फुल फॉर्म हमको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जो रेरा है उसका फुल फॉर्म रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। रेरा का फुल फॉर्म रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा का पूर्ण नाम जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका गठन 1 मई 2016 का हुआ और इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, हितों की रक्षा और जागरूकता का प्रसार करना होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि जायद फसल के मौसम किस मौसम के दौरान होती हैं? यानी कि जायद फसलें किस मौसम के दौरान उगाई जाती हैं? शरद, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जायद फसलें जो है वह गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु के दौरान पैदा होती हैं। जायद फसलों की बुआई मार्च अप्रैल में किया जाता है तथा उत्पादन मई जून के बीच में होता है। जैसे इसमें खीरा, ककड़ी आदि फसलें जो है वह उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वह गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट होती है जिसके कारण गन्ना लाल हो जाता है। तो रेड रॉट बीमारी किससे संबंधित है? यह जो है गन्ने से संबंधित है। तो यह प्रश्न भी आप जो है याद रखेंगे। अफ्रीका में काला आरी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीत तटवर्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। कौन? अफ्रीका में कालाहारी का जो मरुस्थल है यानी कि रेगिस्तान है वह उपोष्ण कटिबंधीय है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और यहाँ के अस्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। तो बुशमैन कहाँ के निवासियों को कहा जाता है दोस्तों? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में जो जनजातियाँ रहती हैं उनको बुशमैन कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 20 देखेंगे कि पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? घाना, विषुवत रेखीय प्रदेश, सहारा और मोरक्को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि विषुवत रेखीय प्रदेश में पिग्मी जो है उस नाम की जनजाति पाई जाती है। तो पिग्मी जो है मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है और इन जनजातियों का औसत कद जो है वह 150 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है और विकल्प में न होने की वजह से उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र फैला हुआ है क्षेत्रफल के हिसाब से तो वह जो है मध्य प्रदेश में और कुल जो क्षेत्रफल है 77,492 वर्ग किलोमीटर।
कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? मूसी, गुरुपारा, मीनाचिल, नेत्रवती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि मूसी नदी जो है वह हैदराबाद शहर से होकर बहती है, यानी कि हैदराबाद जो शहर है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। और मूसी नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। इस नदी का स्रोत अनंतगिरी पहाड़ी है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर इस नदी पर बनाए गए बांध हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कृष्णा, कोसी और महानदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रिक से याद करेंगे, जब भी अर्जुन की बात आएगी तो आप कृष्ण को यहाँ पर लगाएंगे। तो नागार्जुन सागर परियोजना वह है जो कृष्णा नदी पर बनी है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है और इसका निर्माण कार्य 1966 में पूरा हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य, लेख, कला एवं संस्कृति, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ 1985 ईस्वी में किया गया था। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों एवं टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को और 4 जुलाई को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो WHO है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को। तो उसी के लिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि पुस्तक जो देवदास है उसके लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। पुस्तक देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनकी अन्य कृतियां चरित्रहीन, परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत, दत्ता आदि हैं। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, जिसमें संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वह वार्ता समिति के, सरदार पटेल जो है वह प्रांतीय समिति के तथा JB कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि संघ की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होंगे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर वार्ता समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12। तो यहाँ पर दोस्तों जो है विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 48A जो है वह यह प्रावधान करता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों को रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A में ऐसा लिखा गया है। अब दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि 915। उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल कितने दोस्तों? 18 मंडल, 4 संभाग कितने हैं? 4 और 75 जिले, 915 नगरीय निकाय में और 825 विकासखंड एवं 8135 न्याय पंचायतों में विभाजित किया गया है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि वाराणसी में। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी, जो कि एक विवादास्पद तिथि है, उसमें वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि उर्दू।
आइए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1991 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया था, यानी कि पहली राजभाषा जो है वो हिंदी को बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1989 में, याद रखेंगे आप, जो है 1989 में मांग उठी और अधिनियम में एक संशोधन किया गया और जिसने उर्दू को राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया तथा यह जो है दूसरी राजभाषा बनी। कब? 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी, यानी कि अलग से कोई भाषा परीक्षण नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु अलग से कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं होती भाषा परीक्षण को लेकर। मृदा मुख्य रूप से जिसमें पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि जौनपुर जिले में ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है। दिसंबर 2023 में किसने क्लासिकल इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प है, यानी कि नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। क्या? क्लासिकल इंपीरियल नामक जहाज। दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि म्यांमार ने जो चक्रवात मिचोंग आया था उसका नामकरण म्यांमार ने किया था। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के सभी महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों को देखा और इन प्रश्नों का हमने व्याख्या सहित भी देखा। तो आप सभी साथी जब भी आप प्रैक्टिस सेट को देखें, यहाँ पर जो है लगातार 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। आज जो है उसके क्रम में तीसरा प्रैक्टिस सेट था। तो साथियों आप जो है धीरे धीरे अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएंगे और जब भी आप प्रैक्टिस सेट देखें तो अपने साथ एक नोटबुक ले लें, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर डाल दें और जो फैक्ट्स है जिनको आप नहीं जानते हैं उनको उस पर नोट करते हुए चलेंगे। तो आप सभी साथियों को मैं एक जिम्मेदारी देता हूं कि आप सभी साथी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें, हर बच्चों तक यह प्रैक्टिस सेट पहुंचाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।